क्लास 11 कॉमर्स का अकाउंट्स का एग्जाम 1 मई 2025 को है। बच्चे सोच रहे हैं कि सर तैयारी तो हमने सारी कर रखी है, लेकिन बहुत सारे जो फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे जो रूल रेगुलेशन होते हैं जो हम भूल जाते हैं। अगर ये वन शॉट हमें एक साथ मिल जाए तो हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के जो फॉर्मेट बनते हैं, उन फॉर्मेट और इम्पोर्टेंट जो रूल है वो मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर हमारा फर्स्ट सेकंड जो आता है वो हमारा थ्योरी का होता है, तो उसके अंदर कोई फॉर्मेट या रूल रेगुलेशन है नहीं हमारा। जो चैप्टर नंबर 3 जो आता है तो वहां पर सबसे पहला आपका लेखांकन समीकरण जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन याद एक ही रखनी है आपको। कौन सी याद रखनी है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और शॉर्ट में याद रखे तो L+C। शॉर्ट में याद रखे तो L+C ऐसे आपको याद रह जाएगा। और फिर दूसरे रूप में असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, असेट्स में से लायबिलिटीज घटा दो तो कैपिटल निकल जाएगी, और असेट्स में से कैपिटल घटा दो तो हमारे पास लायबिलिटीज आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबको आनी चाहिए और ये आपके काम की भी है। इसी की बेसिस पर हमारी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में आपको पता है इसका जो फॉर्मेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज होती है, राइट हैंड साइड हमारी एसेट्स होती है। कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, ये सारे इसमें आते हैं। असेट्स में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे करंट असेट्स यहाँ पर हमारी आती है। उसके बाद में बात करते हैं खातों के रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी जर्नल एंट्री आपको करनी हो तो ये रूल बहुत मायने रखते हैं। तो आपको खातों के रूल के लिए LIC और AE की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। L यानी लायबिलिटी, I यानी इनकम और C यानी कैपिटल। तो दायित्व, आय और पूंजी अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसको हमें क्रेडिट करना होता है। यानी ये अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो हमें क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। और डिक्रीज अगर होती है, क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट करना होता है। और संपत्तियां, खर्चे जो है अगर बढ़ते हैं, असेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं यानी इंक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये LIC और AE के खातों के नियम याद रखोगे तो कोई भी एंट्री करोगे तो आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जर्नल का प्रारूप तो सबको याद होगा, लेकिन फिर भी मेमोराइज करा देते हैं आपको। सबसे पहला कॉलम जो आपको डेट का बनाना है, दूसरा पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जब भी जर्नल एंट्री हम करते हैं तो ध्यान देना है कि सबसे पहले जिस भी खाते का हम नाम लिखेंगे उसको डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट शब्द जर्नल एंट्री में यूज नहीं करते हैं, उसके स्थान पर टू लिखा जाएगा, और यहाँ पर अकाउंट लिख करके फिर यहाँ पर नरेशन लिख दी जाती है, डिटेल यानी लिख दी जाती है, फिर टोटल लगा लिया जाता है। LF का पूरा नाम लेजर फोलियो होता है। लेजर का प्रारूप, लेजर में 8 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम डेबिट के होते हैं और 4 कॉलम क्रेडिट के। पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, और 4 कॉलम ऐसे के ऐसे किस साइड के होते हैं? क्रेडिट साइड के होते हैं। डेबिट में हम किसी भी लेजर में कुछ भी लिखते हैं उससे पहले टू लगा देते हैं, और क्रेडिट में कुछ भी लिखते हैं उससे पहले क्या लगा देते हैं? बाय लगा देते हैं। तो ये लेजर का फॉर्मेट होगा, जिसका लेजर बनाना है उसका नाम ऊपर आ जाता है। अब बात करते हैं जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती है। तो सब्सिडरी बुक में सबसे पहला हमारा कैश बुक आती है। तो सिंपल कैश बुक जो हमारी होती है, साधारण रोकड़ भी जिसको हम कहते हैं, तो सिंपल कैश बुक जो होती है, उस सिंपल कैश बुक का जो प्रारूप जो होता है लेजर की तरह होता है, कैश के लेजर की तरह होता है। पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स या रिसीट लिख सकते हैं, यानी जितनी भी हमारी प्राप्तियां होती है कैश में जो हमें मिला है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। लेजर फोलियो, फिर अमाउंट का कॉलम, ऐसे के ऐसे आपके क्रेडिट साइड में। और लेकिन क्रेडिट में जो कॉलम होता है वो पेमेंट का होता है, जो भी हमने पेमेंट किया है कैश में किसी को भी, वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। उसके बाद में टोटल लगाया जाता है। ऑलवेज जिसका डेबिट टोटल होता है, डिफरेंस बचता है उसको बाय बैलेंस CD लिखा जाता है, और अगले महीने के प्रारंभ में उसको फिर टू बैलेंस BD करके दिखा दिया जाता है। ये सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। उसके बाद में 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें सेम फॉर्मेट रहने वाला, आपका सेम चीजें रहने वाली है, केवल अमाउंट के डेबिट में 2 कॉलम हो जाएंगे और क्रेडिट में अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे। 2 बाई वैसे के वैसे आपका लिखना होता है। अगर आपका कैश और बैंक दोनों का ही डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर बैलेंस BD के रूप में लिखा जाएगा, टू बैलेंस BD के रूप में लिखा जाएगा। अगर दोनों का डेबिट बैलेंस है तो कैश का तो ऑलवेज डेबिट होता है, बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर बाय बैलेंस BD के रूप में लिखना होता है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो। बाकी CD लास्ट में क्लोज वैसे ही करना जो सिंपल में किया। तीसरा हमारा पेटी केस बुक जो होता है उसके अंदर जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले अमाउंट जो हमारे पास आती है उसको लिखी जाती है, जो मेन केसेस लेके आते हैं 2 कैश लिखा जाता है, डेट लिख दी जाती है पर्टिकुलर्स में। उसके बाद में जो भी खर्चे होते हैं उस खर्चे का नाम पर्टिकुलर बाय एक्सपेंसेस करके लिखा जाता है। वाउचर नंबर होता है, टोटल अमाउंट होता है। ये कॉलम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, उसमें कम ज़्यादा किए जा सकते हैं।
फिर टोटल लगा दिया जाता है, बाय बैलेंस सीडी लिखा जाता है, फिर जो बचता है उसको टू बैलेंस बीडी के रूप में यहाँ पे वापस दिखाते हैं। मैन कैशियर से फिर पैसा लेकर के आ जाता है, उसको दिखा दिया जाता है। जब भी मैन कैशियर से पैसा लेके आ जाता है तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा जाता है। एक्सपेंसेस की एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश होता है, और फिर पैसा लाते हो तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। उसके बाद में हमारा आता है परचेज बुक। परचेज बुक जो होती है उसका जो फॉर्मेट होता है तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है परचेज जर्नल बुक, डेट जो जिस डेट को हम परचेज कर रहे हैं, इसके अंदर उधार माल क्रय का लेखा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स जो है उसको दिखाया जाता है। इनवॉइस नंबर जो होता है वो लिख देते हैं। यहाँ पर्टिकुलर्स या परचेज किससे किया, उस व्यक्ति का नाम क्या होता है भाई, जिससे परचेज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं या हमारे सप्लायर्स होते हैं, ये लिख सकते हैं इसमें। लेजर फोलियो कॉलम अमाउंट का कॉलम होता है, चाहे तो अमाउंट के 2 कॉलम भी बना सकते हो, एक कॉलम डिटेल का आप बना सकते हो। नीचे टोटल लगा करके परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया जाता है क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद में सेल्स जर्नल बुक सेम फॉर्मेट रहने वाला है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ कस्टमर या डेट लिखा जा सकता है। नीचे ध्यान रखना है सेल्स अकाउंट क्या लिखा जाता है, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अमाउंट के 2 कॉलम बनाए जा सकते हैं डिटेल लिखने के लिए। परचेज रिटर्न जर्नल बुक का सेम फॉर्मेट होता है, लेकिन यहां पर जो है डेबिट नोट नंबर लिखा जाता है, यहां पर नेम ऑफ सप्लायर लिखा जाता है। परचेज रिटर्न अकाउंट नीचे क्या लिखा जाता है, क्रेडिट लिखा जाता है, क्योंकि परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न जर्नल बुक जो है उसमें सेम फॉर्मेट होता है, यहां पर जो है क्रेडिट नोट नंबर एक एक्स्ट्रा हो जाता है और नेम ऑफ कस्टमर, डेटर या फिर पर्टिकुलर भी लिखा जा सकता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट होता है वो ठीक वैसे ही होता है जैसे जर्नल का होता है, तो उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। अब हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है जब कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस बराबर नहीं हो, कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस बराबर नहीं हो तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है। पता लगाने के बाद में कैश बुक और पासबुक का मैच किया जाता है, मिलान किया जाता है। तो उसमें 4 चीज़ें हो सकती है, जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो, जब पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा हो। तो जब हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो हम कैसे मैच करेंगे, उसके तरीके क्या रहेंगे, तो 2 तरीके से इसको बनाया जा सकता है। एक तरीका तो क्या होता है कि हम जो बैलेंस दे रखा है उसको सबसे पहले लिख दो, उसके बाद में उसमें कुछ जोड़ी जाने वाली चीज़ें होती हैं उनको प्लस कर दिया जाता है। जैसे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, पेमेंट ऑफ चेक डिवाइस रिकॉर्डेड इन पासबुक, विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट, ये प्लस कर देंगे हम यहाँ पर। फिर इसका टोटल लगा लिया जाता है। फिर माइनस की जाने वाली चीज़ें चेक इशूड बट नॉट येट कलेक्टेड, बैंक चार्ज है, चेक बिल डिसऑनर है, फिक्स ऑर्डर है, और उसके बाद में इसमें से ये घटा दिया जाता है। तो जो हमारे पास बचता है वो हमारे पास पासबुक का कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं बनाए तो इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, प्लस माइनस करके। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो बैलेंस है सबसे पहले हम यहाँ दिखा देंगे, प्लस करने वाले सारे यहाँ दिखाई देंगे, माइनस वाले माइनस में दिखाएंगे, टोटल ये लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे, डिफरेंस अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो भी ऐसा ही करना है, और कैश बुक और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो हमें इसको रिवर्स कर देना। अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस तलपट। जो तलपट है वो अशुद्धियों को सुधार है, तो उसमें एक ही फॉर्मेट हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस का, एज ऑन, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर, लेजर फोलियो का कॉलम हो जाता है, अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट लिख जाता है। 3 तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एक तो टोटल मेथड जिसमें खाते का टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाता है, एक बैलेंस मेथड जिसमें बैलेंस ही लिखा जाता है, एक टोटल कम बैलेंस मेथड जिसमें अमाउंट के 4 कॉलम होते हैं। आपको तो ये फॉर्मेट हमें ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कौन से खातों के कौन से बैलेंस होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसे कैपिटल है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कैश, डेटर, बीआर, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। इधर डेस्क करके इसका लो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट में करके इसका लो क्रेडिट बैलेंस है। स्टॉक फिनिश्ड है, परचेज, कैरीज इनवार्ड, कैज आउटवार्ड, सेल्स रिटर्न, परचेज, जिसका जो बैलेंस है वो सामने मेंशन कर दिया। उसके बाद में बात करते हैं हमारा डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है। तो डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के अंदर फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती है। एक तो जब हम प्रोविजन नहीं बनाए और दूसरा प्रोविजन बनाए। जब हम प्रोविजन नहीं बनाते हैं तो कोई भी एसेट्स का हम अकाउंट बनाएंगे, तो कोई भी एसेट्स हम परचेज करते हैं तो डेबिट साइड में टू बैंक लिख देंगे, और उस पर कोई भी खर्चा करते हैं तो टू कैश लिख देंगे। एंट्री की बात करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा जाता है। जब हम प्रोविजन नहीं बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन एसेट्स के अकाउंट में लिखते हैं तो
क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन लिखाएंगे। संपत्ति पर जो भी हाथ लगाते हैं, उसके बाद में टोटल लगाएंगे इधर, इस टोटल को हम यहाँ दिखाएंगे। जो बचेगा वो बैलेंस सीडी होगा अंतिम शेष। अंतिम शेष को अगले महीने वर्ष के प्रारंभ में इधर वापस से लेके आ जाएगा, जिसे हम टू बैलेंस बीडी बोलेंगे। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर बैलेंस ऐसा चलता रहेगा। अगर मान लो कि कोई एसेट्स हम सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो बाय बैंक लिखना है। खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाय बैंक लिखना है। बेचने पर नुकसान हुआ तो बाय P&L, बेचने पर फायदा हुआ तो टू P&L लिखना है। इस तरीके से बनता है। बात करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो किसी भी फिक्स असेट्स पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में फिक्स असेट्स लिखेंगे और इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में, तो बाय P&L एंट्री बनती है। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन चलता रहेगा, जितने वर्षों का बनाने का था वैसे का वैसे ही बनता रहेगा। लेकिन सवाल ये आता है जब प्रोविजन बनाया जाए, प्रोविजन बनाया जाएगा तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। यानी एसेट्स के अकाउंट में जो एसेट्स खरीदी है उसको लिख दो, उसके बाद में बैलेंस सीडी बीडी चलता रहेगा जब तक एसेट्स को हम सेल नहीं कर देते। बात करते हैं प्रोविजन जब बना रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें एंट्री क्या बनती है हमारी, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाने पर। फिर इसको हम उस वर्ष खाता बंद करते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। ये बैलेंस सीडी जो है अगले वर्ष के प्रारंभ में इधर बीडी हो जाता है। फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर टोटल लगाते हैं और ये चलता रहेगा जब तक एसेट्स हम सेल नहीं कर देते हैं। एसेट्स सेल करते हैं तब इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे एसेट्स के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इधर क्या आ जाएगा P&L, जो एसेट्स का था उसके स्थान पर प्रोविजन का नाम आ जाएगा, बाकी एज इट इज ही चलने वाला है। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, कई बार क्या होता है जब एक ही तरह की बहुत सारी एसेट्स होती है तो उसमें एक एसेट्स को अगर बेचा जाए तो उसको उसी एसेट्स के अकाउंट में न करके अलग अकाउंट बनाया जाता है, उसको हम एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट या संपत्ति निस्तारण खाता कहते हैं। तो संपत्ति का जो मूल्य लागत ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो यहाँ पर लेके आ जाता है, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब बेचा कितने में उसको बाय बैंक या कैश के नाम से लिख देते हैं। उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया वो बाय डेप्रिसिएशन, प्रोविजन बना रहा है तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बेचने से नुकसान हुआ तो P&L, बेचने से फायदा होता तो टू P&L। टोटल दोनों साइड का हमेशा क्या आ जाएगा, फिर बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो एक एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम चले जाते हैं बुक सेकंड के अंदर। बुक सेकंड के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट चैप्टर हमारा और सेकंड जो है बुक सेकंड के अंदर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है उसमें फर्स्ट में फॉर्मेट है, सेकंड में तो केवल वो एंट्रीज वगैरह है या एडजस्टमेंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और परचेज, कैश क्रेडिट परचेज, परचेज में से जो भी रिटर्न होता है वो घटा दिया जाता है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है उसको दिखाया जाता है। सेल्स दोनों तरह की, कैश और क्रेडिट दोनों, सेल्स रिटर्न घटाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक, फिर टोटल लगाते हैं। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट जो होती है ना ग्रॉस प्रॉफिट कहलाती है, और डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो अंतर की राशि ग्रॉस लॉस कहलाती है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और ग्रॉस लॉस जो होता है P&L अकाउंट के डेबिट में जाता है। देख लीजिए P&L अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते हैं तो ग्रॉस लॉस है तो डेबिट में दिखाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट में दिखाएंगे। दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, स्टार लगा देता हूँ, दोनों में से कोई एक ही होगा। फिर जितने भी इनडायरेक्ट इनकम या ऑपरेटिंग इनकम है उसको दिखाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिखाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज डेबिट में दिखाते हैं, टोटल लगाते हैं। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। अंतर की राशि नेट प्रॉफिट कहलाता है, जिसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो अंतर की राशि नेट लॉस होगी, जिसको भी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ के दिखाया जाता है और लॉस को कैपिटल में से घटा करके दिखाया जाता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम आपको पहले ही बता चुके थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, वापस से देख लीजिए। यहाँ पे फॉर्मेट बैलेंस शीट का जब हम बनाते हैं तो दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो आपका लिक्विडिटी फॉर्म में, दूसरा परमानेंस में। लिक्विडिटी फॉर्म में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को पहले दिखाया जाता है और परमानेंस फॉर्म में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को सबसे लास्ट में दिखाया जाता है। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो ये सारी के सारे जो फॉर्मेट जितने भी बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सारे के सारे फॉर्मेट और फॉर्मूले, और जिससे आपकी जो परीक्षा है जो उसमें आपके बहुत काम आने वाले। तो कम समय में सारे के सारे फॉर्मेट मैंने करवाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और आपके लिए मैं कल क्लास लेके आ रहा हूँ 4 बजे महामैराथन, जिसके अंदर कंप्लीट एक बार वापस से रिविजन करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।